अब आप देखेंगे, ये आज के दैनिक जागरण का आपका संपादकीय पार्ट है। और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना कि संपादकीय पार्ट को, एडिटोरियल को जरूर पढ़ा करिएगा। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। जनादेश का निर्धारण करती महिलाएं। आप सभी जानते हैं कि कल यानी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। और हमारे देश में भी आप देखेंगे आधी आबादी लगभग महिलाओं की है। और महिलाओं की भागीदारी मिलनी चाहिए, तभी हम लोग विश्व गुरु बन पाएंगे और विकसित भारत बन पाएंगे। मैं तो कहता हूँ एक रथ के दो पहिए हैं, महिला और पुरुष। और आप सोचिए कि एक पहिए पर क्या रथ चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता है। और इसका ताज़ा उदाहरण अगर आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो पुरुषों से आप देखते हैं कि लोग लगा रहे थे कि कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन महिलाओं की वजह से बीजेपी निकाल ले गई। महिलाओं के लिए जो योजना लाई हुई थी उसका फायदा उन्हें मिल रहा है, इसलिए आपने देखा है कि बीजेपी को उन्होंने एक तरफा वोट दिया। समझ रहे हैं आप लोग? इसी तरह आप लोग बिहार में चले जाइए, नीतीश कुमार शराब बंद किए हुए हैं, उसका फायदा महिलाओं को मिल रहा है क्योंकि महिलाएं डायरेक्ट उससे प्रभावित होती हैं। आप देखते हैं कि घर में आते हैं तो मार पीट करते हैं पुरुष, और आप देखिए बच्चों की पढ़ाई पर भी फर्क पड़ता है, तो महिलाएं नीतीश कुमार को वोट देती हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। तो शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जानी मानी लेखिका एवं समाज सेविका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति साहिबा ने, राष्ट्रपति मनोनीत करता है ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने सुधा मूर्ति के मनोनयन को नारी शक्ति और देश की नीति को आकार देने में आधी आबादी की भूमिका को जोड़कर बधाई संदेश लिखा है। महिला दिवस पर यह मनोनयन और प्रधानमंत्री का संदेश भले ही एक सांकेतिक कदम हो, लेकिन इसके बड़े गहरे मायने हैं। यह भारतीय राजनीति में महिलाओं की बढ़ती सक्रियता एवं शक्ति को मिल रही मान्यता का प्रमाण है। यह कारण भी नहीं है। वह समय बहुत दूर नहीं जब देश में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों को पीछे छोड़ देगी। और आप देखिए 2009 में कुल मतदाताओं में महिलाएं लगभग 46% थी। यह आंकड़ा 2019 में बढ़कर 48% से कुछ अधिक हो गया है। केवल संख्या ही नहीं बल्कि सक्रियता और मतदान का रुझान भी महिलाओं को महत्वपूर्ण बनाता जा रहा है। और पिछली सदी के छठे से 8वें दशक के बीच पुरुषों का मतदान महिलाओं से लगभग 12% अधिक रहा था। 8वें दशक से पिछली सदी के अंतिम दशक तक यह अंतर 8% रह गया। 2014 के चुनाव में तो पुरुष मतदान महिलाओं की तुलना में मात्र 1% से अधिक रहा। और जबकि 2019 के चुनाव में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के मतदान में ने मामूली ही सही लेकिन बढ़ोतरी दर्ज की है। मतदान और राजनीतिक रुझान को लेकर महिलाओं की बदलती मनोवृत्ति के पीछे शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन, जागरूकता और चुनाव आयोग के अभियान प्रमुख कारक है। और अब आप देखिए किसी क्षेत्र में महिलाएं कमजोर नहीं है। अगर कोई कमजोर बना के बैठा हुआ है तो वो बेवकूफ़ है। अगर इस तरह के शब्द मिलता है तो वो बेवकूफ़ है, उसे ना समझ है, उसे कोई समझ नहीं है। वरना हर जगह महिलाओं को जहाँ मौका मिल रहा है बहुत बेहतर अपना कर्तव्य दिखा पा रही हैं। और आप देखिए कहीं तो पुरुषों से आगे निकल जा रही हैं। महिलाओं के बढ़ते मतदान की स्थिति में यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि राजनीति में उनकी पसंद कैसे निर्धारित होती है। इसकी कसौटियाँ देखी जाए तो सबसे पहले कल्याणकारी योजनाओं का पैमाना आता है। 10 वर्षों से केंद्र की सत्ता और कई राज्यों में सरकार चला रही भाजपा की चुनावी सफलता के पीछे महिला मतदाताओं की अहम भूमिका मानी जाती है। भाजपा ने शौचालय निर्माण से लेकर उज्ज्वला योजना और आपस में महिलाओं के स्वामित्व की प्राथमिकता देने जैसी उन योजनाओं का दाव चला है जो सीधे महिलाओं और समग्रता में समूचे परिवार को लाभान्वित करने वाली है। जब आप लोग महिलाओं की स्थिति पर कहीं निबंध लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, तो सरकार की तरफ से जो पहले की जाती इनका उल्लेख वहाँ कर सकते हैं आप लोग छोड़िए दुनिया को, आप अपने क्षेत्र में देख लीजिए, यूपीएससी और स्टेट वीसीएस में देख लीजिए, टॉप में आप देखते हैं कि लड़कियां आ रही हैं। तो आप कहाँ कह सकते हैं आप लोग कमज़ोर हैं। कई राज्यों में भाजपा सरकार ने महिलाओं को नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान करना भी शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना भाजपा के लिए बाजी पलटने वाली सिद्ध हुई है। अब अन्य दल भी इस प्रकार की योजनाओं का आश्रय ले रहे हैं। महिला मतदाताओं को लुभाने में अन्य दल भी पीछे नहीं है। बिहार में शराबबंदी और साइकिल वितरण जैसी योजनाएं नीतीश कुमार के लिए महिला मतदाताओं को साधने में सहायक बनी है। 2016 के विधानसभा चुनाव में जयललिता ने महिला मतदाताओं को साधकर चुनाव की पूरी कहानी ही बदल दी थी। केरल में भी ऐसी ही कुछ परंपरा रही है। यहाँ तक कि बंगाल में भी ममता बनर्जी सरकार महिला मतदाताओं को केंद्र में रखकर कई योजनाएं चला रही हैं। केजरीवाल ने अभी हाल में ही एक योजना लाए नकदी के लिए। केवल कल्याणकारी योजनाएं ही नहीं, कानून एवं व्यवस्था का मुद्दा भी महिला मतदाताओं की प्राथमिकता सूची में दिखता है। हाल के चुनाव में यदि भाजपा के पक्ष में महिला मतदाताओं का झुकाव बढ़ा है तो उसमें कानून एवं व्यवस्था जैसे पहलू भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। और भले ही भाजपा सरकार में कानून एवं व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद ना हो, लेकिन पार्टी का इस मुद्दे पर सख्त रवैया उसे लेकर एक सकारात्मक
सकारात्मक धारणा अवश्य बनाता है। उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण ले लें, जहां योगी आदित्यनाथ ने कानून एवं व्यवस्था को लेकर अपना एक अलग मॉडल अपनाया और जिसकी कुछ पैमाने पर आलोचना भली ही की जा सकती हो, लेकिन जनता में उसकी स्वीकारता दिखती है। खासतौर से कॉलेज जाने वाली लड़कियों या कामकाजी महिलाएं कानून एवं व्यवस्था को लेकर बहुत संजीदा होती है और यह उनके मतदान रुझान में भी दिखता है। 2022 में CSDS और एक्सेस के सर्वे के अनुसार सपा की तुलना में भाजपा को महिलाओं का समर्थन करीब 10% अधिक रहा। भाजपा के रोग का लाभ उसके सहयोगी दलों को भी दिखाई देता है। बिहार में नीतीश कुमार ने जब राजद के साथ चुनाव लड़ा तो उन्हें महिलाओं का उतना समर्थन नहीं मिला जितना उन्हें भाजपा के साथ चुनाव लड़कर मिलता रहा और प्रतीत होता है कि भाजपा महिला मतदाताओं की आकांक्षाओं और उनके मानस को अन्य दलों की तुलना में अधिक बेहतर पड़ रही है और इसलिए प्रतीकात्मक कदम हो या कोई नीतिगत पहल, भाजपा आधी आबादी का पूरा ध्यान रखने का प्रयास करती है। जब नितिन गडकरी भाजपा के अध्यक्ष से बने थे तब उन्होंने सांगठनिक पदों पर 1/3 महिलाओं को स्थान देने की बात कही थी। समय के साथ भाजपा में महिला कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ी तो महिलाओं से जुड़ी इकाइयों को और समृद्ध बनाया गया। संसद के नए भवन के उद्घाटन सत्र में महिला एजेंडा भी विधायी संस्थाओं में महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व देने से जुड़ी पहल कर रहा है। इससे महिलाओं को भले ही लोकसभा और विधानसभा में तत्काल उतना प्रतिनिधित्व न मिले, पर संदेश अवश्य गया है कि भाजपा इस वादे को लेकर ठोस इरादा रखती है। महिला मतदाताओं को लामबंद करने के भाजपा के तरीकों में नवाचार दिखता है। स्वयं सहायता समूहों में बड़े पैमाने पर महिलाओं को जोड़ा जा रहा है और उनसे आप देखते हैं कि प्राप्त डाटा का पार्टी अपनी लक्षित योजनाएं बनाने में उपयोग कर रही है। मुद्रा योजना के माध्यम से महिलाओं को सुगम ऋण मिल रहा है और उनमें उद्यमिता की आकांक्षाओं को परवान चढ़ाया जा रहा है। डॉन दीदी जैसी पहल से भी महिलाओं में पैठ बनाने का प्रयास है। यही कारण है कि पिछली सदी के अंतिम दशक में भाजपा को जहां महिलाओं के कम वोट प्राप्त होते थे वहीं अब अधिक वोट मिल रहे हैं और दूसरे दलों को भी भाजपा की इस रणनीति की काट के लिए प्रभावी योजनाएं बनानी होगी, क्योंकि आम चुनाव का जनादेश निर्धारित करने में महिलाओं की भूमिका अहम होगी। लेखक, राजनीतिक विश्लेषक, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में फेलो हैं राहुल वर्मा के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। अच्छा है। भारत को फिर चिंतित करता नेपाल। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत, ये आप नेपाल देखेंगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। तो नेपाल में तीसरी बार वाम गठबंधन वाली सरकार की वापसी हुई है। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी सेंटर और नेपाली कांग्रेस के बीच विवादों के कारण प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने गठबंधन से अलग होकर अपने कट्टर प्रतिद्वंदी रहे केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी एमआलए के साथ वापसी की है। यह तीसरी बार है जब नेपाल के 2 प्रमुख वाम दलों ने गठबंधन वाली सरकार बनाई है। प्रधानमंत्री प्रचंड और केपी ओली के बीच हुए 8 सूत्रीय समझौते में अन्य 2 दल भी साथ आए, जिनमें जनता समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी शामिल है। नवंबर 2022 में हुए आम चुनाव के बाद यह तीसरी बार है जब नेपाल में सरकार का नए सिरे से गठन हुआ है। यह नेपाल के राजनीतिक इतिहास में अवसरवाद का एक और उदाहरण है। नेपाल में 2008 में राजशाही के पतन के बाद से जितनी भी लोकतांत्रिक सरकारें बनी उनमें से किसी ने भी 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा नहीं किया। नेपाल ने 16 वर्षों में औसतन हर साल एक नया प्रधानमंत्री देखा है। शायद इसी कारण वहाँ की जनता ने नए दलों को मौका दिया। दुर्भाग्य से नए दलों ने भी जनता को निराश ही किया है। मौजूदा वाम गठबंधन में शक्ति संतुलन पर ध्यान दिया जाए तो यह अत्यधिक अस्थिर है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि माओवादी सेंटर के पास एमआलए के पास 78 सीटों की तुलना में कम सीटें हैं, फिर भी उसके प्रमुख प्रचंड प्रधानमंत्री बने रहेंगे। चूंकि अतीत में केपी शर्मा ओली ने प्रचंड को कम सीटों 32 के कारण प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था, इसलिए यह मुमकिन है कि आने वाले दिनों में ओली प्रधानमंत्री बनना चाहे। यह भी संभव है कि इसके लिए उनकी पार्टी सबसे अधिक सीटों यानी कि 48 वाली नेपाली कांग्रेस के साथ हाथ मिला ली। वाम दलों की मौकापरस्ती और उनके नेताओं के स्वार्थों के चलते नेपाली जनता का एक हिस्सा राजशाही और हिंदू राष्ट्र की वापसी की पुरजोर वकालत करता आया है। हाल में नेपाली कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय समिति में हिंदू राष्ट्र के दर्जे की बहाली पर लंबी बात हुई है। नेपाल के राजनीतिक हलकों में इससे ही माओवादी सेंटर नेपाली कांग्रेस गठबंधन टूटने का एक तत्कालिक कारण भी माना जा रहा है। यह इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो यह साफ दिखेगा कि राजशाही ने अपने 200 वर्षों के इतिहास में नेपाल को जोड़े रखा और राष्ट्र हित में कई कार्य भी किए। नेपाल में आज भी 80% आबादी हिंदू है। चूँकि वहाँ राजा को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है, इसलिए जनता की आस्था राजशाही से जुड़ी हुई है। हालांकि नेपाल की हिंदू राष्ट्र के रूप में वापसी मुश्किल होगी, लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालात एक हिंदूवादी आंदोलन की ओर इशारा जरूर करते हैं। प्रचंड के नेतृत्व वाली नई सरकार नेपाल और भारत के संबंधों पर गहरा
असर डाल सकती है, क्योंकि वाम दलों की पूरी राजनीति भारत के विरोध पर केंद्रित रही है। 2008 में माओवादियों ने अपनी पहली सरकार के दौरान चीन को प्राथमिकता देते हुए एक नई विदेश नीति की स्थापना की थी। लेकिन प्रधानमंत्री प्रचंड को जल्दी ही यह समझ में आ गया कि नेपाल का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और रोटी बेटी का संबंध आदि भारत से दूरी बनाने की इजाज़त नहीं देते हैं। नेपाल के लिए भारत से अच्छे संबंध बनाए रखना जरूरी है, लेकिन एमाले ने सदैव भारत के भारत विरोध की ही राजनीति की है। नेपाल के वाम दलों ने चीन से सैद्धांतिक जुड़ाव के बहाने 2017 में यह जानते हुए भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI परियोजना पर सहमति जताई थी कि इसका असर भारत की सुरक्षा पर भी हो सकता है। और चीन लगातार नेपाल पर दबाव डालता रहा है कि वह भारत से दूरी बनाए और सुरक्षा मामलों में बीजिंग का साथ दे। चीन को नेपाल में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों से लगातार भय बना रहता है। वह प्रयास करता है कि तिब्बत की आज़ादी की मांग कर रहे लामाओं को नेपाल बंदी बनाए या फिर उसके हवाले करे। वाम दल हमेशा से इस मुद्दे पर चीन के साथ सहमत रहे हैं, और जिसका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने बार बार विरोध भी किया है। चीन के कुटिल इरादों के कारण नेपाल का एक तबका BRI का विरोध करता रहा। हाल में हुए अध्ययन दर्शाते हैं कि BRI के तहत चीन अपने दमनकारी और विस्तारवादी नीतियाँ ही आगे बढ़ा रहा है। इससे नेपाली जनता सशंकित है। हालांकि नेपाल में अभी तक BRI के तहत कोई भी तय कार्य पूरा नहीं हो सका, फिर भी चीन चाहता है कि बात आगे बढ़े, और इसलिए नेपाल में सत्ता परिवर्तन होते ही चीनी विदेश मंत्रालय ने नेपाल की नई सरकार का स्वागत किया और साथ काम करने की इच्छा भी जताई। यह तय है कि BRI परियोजना चीन की प्राथमिकता में रहेगी। और नए विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठा ने भारत और चीन के साथ समदूरी की नीति का वादा किया। यह नीति अव्यवहारिक है। नेपाल भारत और चीन के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं कर सकता है, क्योंकि वह चीन की तुलना में भारत पर अधिक निर्भर है। चूंकि नेपाल भूभाग देश है, इसलिए वह विश्व व्यापार भारत के रास्ते ही करता है। ऐसे में नेपाल को यह समझने की जरूरत है कि वह भले ही भारत के साथ इतिहास को बदल दे, लेकिन वह भूगोल और लोगों की आपसी संबंधों को नहीं बदल सकता है। मालदीव के घटनाक्रम के बाद भारत को नेपाल में जो कुछ हो रहा है उस पर नजर रखने की जरूरत है। लेखक एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट दिल्ली में सहायक निदेशक यानी कि डॉक्टर ऋषि गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। और आपको बता दूं, बेटी रोटी का सिलसिला है ना, बहुत सारे लोगों की शादी नेपाल में होती है, नेपाल की यहाँ होती है, आप लोग सुनते रहते होंगे। चाइना से देखें तो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। प्रकृति का नियम, विकट परिस्थितियों का सामना करने की हमारी एक क्षमता होती है। ऐसी स्थिति में कुछ व्यक्ति जल्द निराश होने लगते हैं, कुछ लोग इसे ईश्वर की मर्जी या नीति की गति मान लेते हैं। जो लोग ऐसी स्थितियों में अपना धैर्य खो देते हैं, सबसे अधिक संकट में वही फंसते हैं। अधीर होकर वे ईश्वर की सत्ता पर ही सवाल उठाने लगते हैं कि यह जीवन क्यों दिया, और दिया तो उसमें सुख दुख के इतने थपेड़े क्यों दिए, दुख दिए तो दुख का निवारण क्यों नहीं हो रहा है। जबकि हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि यदि इस प्रकृति ने हमें जन्म दिया तो इस नाते हमें सभी उसकी ही संतान है। कोई अपनी संतान से कैसे बेमुख हो सकता है। और इस प्रकृति को सबका ध्यान है, और उसको हम सभी का स्वभाव भली भांति पता है, उसे सबकी क्षमता पता है, उसे यह भी पता है कि किसी को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए उसके जीवन में कितना संघर्ष आवश्यक है। अन्यथा व्यक्तिगत स्वभाव या प्रकृति के अनुसार अस्तित्व में बने रहने के लिए जरूरी क्षमताएं विकसित नहीं हो पाएगी। ठीक वैसे ही जैसे अगर तितली के लिए चुनौतीपूर्ण क्षण किसी भी प्रकार आसान हो जाए तो तात्कालिक तौर पर वह उसके लिए बेहतर है, लेकिन उसके बाद ही चुनौती वह सह नहीं पाती है। ओशो कहते हैं कि अगर बहुत सुरक्षा मिले और कोई संघर्ष ना हो तो रीढ़ टूट जाती है। रीढ़ बनती ही है संघर्ष में। तुम जितना संघर्ष करते हो उतना ही रीढ़ मजबूत होती है। ये तो सब जानते हैं आप लोग भी। इसलिए हमें प्रकृति के नियम पर भरोसा रखना चाहिए होगा, और हमें ईश्वर पर भरोसा रखना होगा। वह बस यही चाहते हैं कि हमारे जन्म जिस उद्देश्य के लिए हुआ है हम उसे पूरा करने के लिए तैयार हो जाएं। याद रखिएगा, जिसके जीवन में अभूतपूर्व संघर्ष आया वह अभूतपूर्व सफलता के योग्य बन सका। वह उन करोड़ों लोगों से अलग है जिसने उनकी तुलना में आसान जीवन जिया। और मैं कहता हूँ ना कि आपके ज़िंदगी में अगर संघर्ष चल रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा बेहतर भविष्य आएगा और आपका नाम याद रखा जाएगा। आप इतिहास लिखेंगे, आप पर इतिहास लिखा जाएगा। एक उपयोगी योजना, यह अच्छा हुआ कि भारत सरकार धान की जगह दालें, मक्का और कपास उगाने वाले किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर उसकी पूरी उपज खरीदने की योजना लागू करने जा रही है।
यह वही योजना है जिसका प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री ने पंजाब के किसान संगठनों को तब दिया था जब वे अपनी मांगों पर जोर देने के लिए दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे थे। उस समय पहले तो किसान नेताओं ने यह कहा कि वे इस पर अन्य कृषक नेताओं और अन्य किसी विशेषज्ञों से विस्तार से विचार करेंगे, लेकिन फिर एकाएक उन्होंने उसे ठुकरा दिया था। ऐसा करके उन्होंने एक अवसर गंवाने का काम किया। और यह उचित ही है कि पंजाब के किसान संगठनों की बेरुखी के बावजूद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह स्पष्ट किया कि इस योजना को अगले सीजन से देश भर में लागू किया जाएगा। ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि एक तो पंजाब के किसान संगठन देश के सभी किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, और दूसरी, यदि कोई उपयोगी योजना किसी राज्य विशेष के किसानों को रास नहीं आ रही है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उससे शेष देश के किसानों को भी वंचित रखा जाए। बेहतर होता कि पंजाब के किसान संगठन इस योजना पर सकारात्मक रवैये का परिचय देते। और पंजाब देश के उन राज्यों में शीर्ष है जहां जरूरत से ज़्यादा धान पैदा की जा रही है। धान उगाने में पानी की कहीं अधिक खपत होती है। पंजाब के किसान इससे भली भांति अवगत हैं कि बहुजल के अत्यधिक दोहन से उसका स्तर नीचे जा रहा है, लेकिन वे पानी की कम खपत वाली फसलें उगाने को तैयार नहीं है। यह रवैया तब है जब पंजाब के कुछ इलाकों में भूजल स्तर कहीं अधिक नीचे चले जाने से खेती की जमीन के बंजर होने का खतरा पैदा हो गया है, और इस खतरे की अनदेखी का कोई उचित नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा ही किया जा रहा है। देश के किसी भी हिस्से के किसान हो, यह ठीक नहीं कि वे उन फसलों को उगाने की जिद पकड़ रहे हैं जिनकी मांग कम है और जिनमें पानी की भी कहीं अधिक खपत होती है। मक्का और कपास के साथ मसूर, उड़द एवं अरहर की खेती में केवल कम पानी का इस्तेमाल ही नहीं होता, बल्कि उनकी मांग भी अधिक है। यह एक तथ्य है कि देश को दालों का आयात करना पड़ता है, जिससे अच्छी खासी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। दलहन जैसी स्थिति तिलहन की भी है, और निस्संदेह एक समय था जब गेहूं धान की खेती को प्राथमिकता देना आवश्यक था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है और समझदारी बदलते वक्त के साथ कदम मिलाने में ही है। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार को चाहिए कि वे अपनी योजनाओं के जरिए किसानों को वही फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित करें जिनकी मांग अधिक है और जो पर्यावरण के अनुकूल भी है। हवाई सेवा। उत्तराखंड में हवाई सेवा का निरंतर हो रहा विस्तार निश्चित रूप से अन्य राज्यों से इस प्रदेश के आवागमन को सुगम बना रहा है। इससे न केवल प्रदेश में पर्यटकों का आमद बढ़ेगी, बल्कि यहाँ की आर्थिकी में भी गति मिलेगी। उत्तराखंड तेजी से पर्यटन मानचित्र पर अपना स्थान बना रहा है। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है, साथ ही यह निवेशकों के लिए भी एक उपयुक्त धरातल तैयार कर रहा है। अभी तक उत्तराखंड आने जाने के लिए सड़क मार्ग का ही सबसे अधिक उपयोग होता था। इस कारण यहाँ तक पहुँचने का सफर थोड़ा लंबा था। हवाई सेवाओं के विस्तार से उत्तराखंड से देश के विभिन्न शहरों की बीच दूरी घटेगी और यात्रियों को भी सहूलियत होगी। हाल ही में प्रदेश सरकार ने देहरादून से अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए हवाई सेवा शुरू की है। और अयोध्या के लिए शुरू की गई हवाई सेवा अयोध्या में बन रहे रामलला के दिव्य भव्य मंदिर और बाल विग्रह के दर्शन करने की इच्छा रखने वालों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। और इसी प्रकार उत्तराखंड से बड़ी संख्या में लोग अमृतसर, बाघा बॉर्डर तक जाते हैं। चार धाम यात्रा के दौरान हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए भी पंजाब से हजारों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं, और उनके लिए यह हवाई सेवा सुविधाजनक रहेगी। वाराणसी के लिए भी हवाई सेवा का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। सरकार की योजना अब आने वाले समय में जम्मू समेत देश के अन्य प्रमुख शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू करने की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सेवाएं राज्य हवाई संपर्क योजना के अंतर्गत शुरू की गई हैं, और इसमें हवाई कंपनियों को सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है। इस कारण यात्रियों को सस्ती दर पर टिकट मिल रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार जल्द ही देश के अन्य प्रमुख शहरों के लिए भी इस योजना का संचालन आरंभ करेगी। ये देखिए, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं। बड़े धोखे हैं साइबर की दुनिया में। आप लोगों से भी कहता हूँ कि लालच में मत फंसा करिएगा। लालच बुरी बलार। इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर नए नए लोग आपको मिलते हैं और फिर दोस्त बन जाते हैं। कई बार यह दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। देखा जाए तो नए तरह के सामाजिक रिश्तों का यह मायावी संसार बेहद लुभाना है। इसके माध्यम से अनजाने रिश्ते आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन देखने में जो इंटरनेट मीडिया रोमांचक है उसके खतरे भी हजार हैं, क्योंकि जब चैटिंग से शुरू हुई दोस्ती का सफर छेड़खानी, दुष्कर्म, यौन शोषण, शादी के नाम पर झांसी और आर्थिक शोषण से खत्म होता है, तब स्थिति बहुत खुद दुखदायी हो जाती है। पुलिस आंकड़ों पर गौर करें तो इंटरनेट मीडिया और डेटिंग साइट से लड़कियों के अपहरण की घटनाओं का ग्राफ दिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि अपहरण के जो मुकदमे लिखे गए उनमें बड़ी संख्या में आरोपी से पहचान इंटरनेट मीडिया पर हुई थी, और साथ ही में जीने मरने की कस्में खाई गई थी। लड़की ने घर छोड़ा, जब एहसास हुआ भूल हो गई तब तक देर हो चुकी थी। इंटरनेट मीडिया के जरिए दोस्ती करके शादी करने का झांसा देने और दुष्कर्म करने जैसे मामले भी बढ़ रहे हैं। वर्चुअल चैट्स और वीडियो कॉलिंग के जरिए मुलाकातों ने अपराधियों के लिए नए नए रास्ते खोल दिए हैं।
फेसबुक का कम से कम 20% ऐसे यूजर्स हैं जो फर्जी नाम, पहचान और फोटो का इस्तेमाल करके चैटिंग करते हैं। बेहतरीन प्रोफाइल बनाकर पहले दोस्ती और फिर बातें, फिर यह कहना कि भारी मुसीबत में फंस गया हूँ, और फिर शुरू हो जाता है ठगी का धंधा। इंटरनेट मीडिया पर फोटो के साथ साथ वीडियो अपलोड करने का शौक भी लोगों में बढ़ा है, लेकिन अब यह बेहद खतरनाक बनता जा रहा है, क्योंकि एआई के माध्यम से आवाज़ चुराई जा रही है। बाद में उसका इस्तेमाल आपको ठगने के लिए किया जा सकता है। इस विषय से जुड़ी शोधकर्ताओं ने पाया कि ऑनलाइन रोमांस से जुड़ी धोखाधड़ी की रणनीति सोच समझकर बनाई जाती है, जिसके कई चरण होते हैं। आकर्षक प्रोफाइल लगाकर पीड़ितों को फंसाना, पीड़ितों से आत्मीय बातचीत करना, जैसे पैसे ऐंठने के लिए संकट की स्थिति पैदा करना, उसके बाद पीड़ितों को ब्लैकमेल कर ठगना। अनुसंधान से पता चला है कि ठग पीड़ितों से पैसा ठगने के लिए विभिन्न सोशल इंजीनियरिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन इंटरपोल ने पिछले साल दुनिया के 194 देशों को अलर्ट जारी किया था, और इसमें भारत भी शामिल था। अलर्ट के मुताबिक इंटरनेट मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती करने से बचें, अपने प्रोफाइल में निजी जानकारियों को शामिल ना करें। ठगी का शिकार होने पर तुरंत साइबर हेल्प लाइन नंबर और अपने नज़दीकी साइबर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करें। आप भी जागरूक रहिए थोड़ा, बहुत सारे लोग फंसते हैं, बताते रहते हैं। या आप देखिए टिप्पणियाँ हैं, पढ़ना हो तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। एजुकेशन सर्कल है ना जो प्लेटफॉर्म, वही तो वहाँ से डाउनलोड कर लिया करिएगा। प्रश्न पत्र लीक प्रकरण, नए कानून के अनुरूप हो कठोर कार्रवाई। ये तो आप लोग भी देखते हैं कि आप पेपर देकर घर नहीं पहुँच पाते हैं और मालूम चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो बड़ा जो ईमानदारी से तैयारी करते हैं उन पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसका। आज देश भर में प्रश्न पत्र का लीक होना एक विकट समस्या बन गई है। हाल के वर्षों में टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे प्रचलन बढ़ा है, वैसे वैसे देश के विभिन्न राज्यों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं प्रश्न पत्र लीक हुए बिना कराने की चुनौती भी बढ़ गई है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 15 राज्यों में प्रश्न पत्र लीक के मामले सामने आए। लगभग 41 नौकरी भर्ती परीक्षाओं में परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक हो गया। बीते कुछ वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने का सपना देखने वाले मेहनती छात्रों के लिए प्रश्न पत्र लीक एक ऐसा विश्वासघात बन गया जो पूरे सिस्टम की सुचिता को कटघरे में खड़ा करता है। प्रश्न पत्र लीक ऐसी खाई है जिसमें हमारे सपने, उम्मीदें और उम्र सब डूब जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो देश के विश्व गुरु बनने का दावा कर रहा हो, उस देश के सामने सरकारी नौकरी की परीक्षा कराना चुनौती क्यों बन गई है। और आप सोचिए, जो पकड़े जाते हैं उनका मालूम चलता है। बहुत सारे लोग तो सिलेक्ट हो जाते होंगे, उनका हमें मालूम भी नहीं चलता है। अब आप सोचिए, मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती में आप देखते हैं कि सामने आए हुए थे सबूत, फिर भी आप देखें लोगों को सिलेक्ट कर दिया क्या। अगर आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हुआ, अगर आंदोलन ना होता तो क्या रद्द होता। वो एआरओ का जो पेपर हुआ था उसमें आप देखिए आयोग की तरफ से कह दिया गया था कुछ नहीं हुआ, बाद में सबूत दिए गए तब रिजेक्ट हुआ, वो रद्द किया गया। सरकारी नौकरियों को लेकर बड़े बड़े इंतजाम करने का दावा करती है, पर वे वादे नकल माफिया के आगे घुटने टेक देते हैं। प्रश्न पत्र लीक की बारंबार घटनाएं किसी भी राष्ट्र की शिक्षा और शिक्षा नीति की प्रतिष्ठा पर सवालिया निशान भी खड़ा करती है। प्रश्न पत्र लीक होने से शिक्षा क्षेत्र की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचती है, वहीं लोगों के मन में शिक्षा प्रणाली के प्रति भरोसे में कमी आती है। शिक्षा जगत का यह संकट मूलतः विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा है। भर्तियों में घोटाला बेहद गंभीर मुद्दा है, क्योंकि नियुक्तियों में भ्रष्टाचार पूरे युवा समाज में कुंठा और अवसाद पैदा करता है। और अगर परीक्षाओं में गड़बड़ियों की बात सामने आने के बाद कई उम्मीदवार टूट जाते हैं। काला बाजार, माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर नौकरी के काबिल बनाते हैं। बच्चे सरकारी नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। देश में हर साल लगभग 1.5 करोड़ युवा नौकरी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। देश में नौकरी पाना कितना कठिन है इस बात से समझिए कि इसकी तैयारी करने वाले हर छात्र को औसतन 3.25 साल तैयारी करनी पड़ती है। प्रति वर्ष नौकरी की परीक्षा देने वाली उम्मीदवारों की संख्या का औसतन 3 करोड़ है। वस्तुतः सरकारी नौकरियों में सुरक्षा ज़्यादा है, लेकिन संख्या बहुत कम है। इसलिए सरकारी नौकरी पाने और दिलाने के नाम पर होता है प्रश्न पत्र लीक, और इसमें कमाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि छोटी नौकरी का पेपर लीक होने के बाद लगभग 20 लाख प्रति छात्र के हिसाब से बिक जाता है। यह काला धंधा हमारे बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन है। और आप सोचिए, ग्रेड 4 की नौकरी के लिए पीएचडी करने वाले लोग फॉर्म डालते हैं। कई अभिभावक अपने जीवन की सारी जमा पूंजी बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगा देते हैं। सरकार भी इसकी शुचिता बनाए रखने के लिए नियामक एजेंसियों के जरिए मोटी रकम निवेश करती है, फिर भी इस पर रोक नहीं लग पा रही है। अक्सर तमाम इंतजामों के बावजूद आखिर किसी प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। साथ ही इस तरह की घटना पहली या नई नहीं है, और इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं देखने सुनने में आती रही हैं। संगठित तंत्र तो जिस निरंतरता से और जितने बड़े पैमाने पर परीक्षाओं में गड़बड़ियां देखी जा रही हैं, उससे यह संदेह होना स्वाभाविक है कि इसके पीछे कुछ संगठित गिरोह का हाथ है।
और जिनकी सिस्टम के अंदर घुसपैठ है। ऐसे में इसे रोकने के लिए निश्चित रूप से बड़े प्रयासों की जरूरत है। सरकारी एजेंसियों की जांच के दौरान यह बात भी आई है कि संगठित गिरोह के तार कोचिंग सेंटरों से होकर परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की और सरकारी विभागों के लोगों से भी जुड़े हैं। कई बार कोचिंग सेंटर संचालक परीक्षा कराने वाली एजेंसी और सरकारी विभाग के लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। प्रश्न पत्र लीक करवाने वाले नेटवर्क संगठित होकर इसे अंजाम देते हैं। दिल्ली, प्रयागराज, जयपुर और पटना जैसे बड़े स्टडी सेंटरों पर जहां लाखों की संख्या में लोग प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, वहां प्रश्न पत्रों की लीक करवाने वाले नेटवर्क को चलाने वाले वर्षों से इस काम में लगे हैं। पेपर लीक नेटवर्क इस हद तक संगठित है कि ऊपर एग्जाम कराने वाली एजेंसी से लेकर नीचे पुलिस और सरकारी वकील तक सब कुछ पहले से सेट कर लिया जाता। और प्रश्न पत्र लीक करवाने के इस धंधे के एक बड़े खिलाड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है। छात्रों के जरिए पैसा उगाही और उसे आगे तक पहुंचाना कोचिंग सेंटरों के जिम्मे में होता है और इससे कोचिंग का लाभ बढ़ जाता है। इससे छात्रों का चयन होने से उसकी साख भी बढ़ती है और जिससे उसे आगामी परीक्षाओं और अधिक रकम वसूली का कारण मिल जाता है। और जब भी आप देखते हैं कि पेपर लीक होते हैं तो दूसरे के नाम पर परीक्षा देते लोग पकड़े जाते हैं। आंसर शीट में बेईमानी पकड़ी जाती है। तब एग्जाम माफिया के नाम पर कुछ धरपकड़ होती है। बहुत कुछ बाबू धरे जाते हैं, लेकिन परीक्षा बोर्ड के आला अधिकारियों पर कोई आंच नहीं आती। परीक्षा सही से कराने का चक्रव्यूह रचने वालों को छुआ तक नहीं जाता है, जबकि पैदल सेना के सिपाही पकड़े जाते हैं। यह एक अजीब सिस्टम है। यह पहले ही क्यों मान लिया जाता है कि परीक्षा भर्ती बोर्डों के अफसर बेदाग हैं। एग्जाम माफिया के करोड़ों के खेल में उनका कोई हाथ नहीं है, जबकि यही आला अफसर परीक्षा के पहले अपने चक्रव्यूह में बायोमेट्रिक व्यवस्था, फेशियल रिकग्निशन, मोबाइल जैमर, सीसीटीवी स्कैनिंग, एक्सरे और न जाने क्या क्या इंतजामों का बखान करते नहीं थकते हैं। लेकिन प्रश्न पत्र लीक होने पर उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं किया जाता है। आगे की राय तो सरकारी सेवाओं को भर्ती प्रक्रिया में मेरिट, विश्वसनीयता और प्रामाणिकता मूल मानक माने जाते हैं। सरकार का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व यही है कि गरिमा हर स्तर पर कायम रखी जाए। देश भर में विभिन्न भर्ती आयोगों और संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बनाई गई ओएमआर को अभ्यर्थियों द्वारा खाली छोड़ने और बाद में परीक्षा एजेंसियों में बैठे लोगों के माध्यम से सांठगांठ करने उसे भरने की घटनाएं लगातार प्रकाश में आ रही हैं। और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी चाहकर भी ओएमआर आंसर शीट में परीक्षा के दौरान या बाद में कोई गड़बड़ी ना कर सके। तभी प्रतियोगी परीक्षाएं पूरी तरह से प्रामाणिक, पारदर्शी, भ्रष्टाचार रहित और निष्पक्ष हो सकेंगी। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं का परीक्षा आयोजित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे परीक्षार्थियों के मन में परीक्षा संस्था के प्रति विश्वास बना रहे और इसके लिए भी निरंतर प्रयास रहना चाहिए आवश्यक है। नकल रोकने के लिए पुलिस एवं गुप्तचर एजेंसियों में बड़े बदलाव करने की आवश्यकता है। भर्ती परीक्षाओं के समुचे सिस्टम को ऐसा बनाने की जरूरत है ताकि उसमें सेंध नहीं लगाई जा सके। आमतौर पर देखा गया कि प्रश्न पत्र लीक की अधिकांश घटनाएं भर्ती एजेंसियों के कर्मचारी और पेंटिंग पेज से जुड़े लोगों की मिलीभगत से होती हैं। इन लोगों पर नए कानून के अनुरूप सख्त कार्रवाई होगी तो संगठित गिरोह नहीं पनप सकेंगे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिए। परीक्षा में गड़बड़ी रोकने का कानून। पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों ने परीक्षाओं में धोखाधड़ी को रोकने के लिए कानून बनाए। खासकर लोक सेवा आयोगों में भर्ती के लिए परीक्षाओं में धोखाधड़ी, बेईमानी के कारण वर्ष 2023 में उत्तराखंड ने सख्त कानून बनाया। गुजरात में आलम यह रहा कि वर्ष 2015 के बाद से राज्य बिना प्रश्न पत्र लीक के एक भी परीक्षा आयोजित करने में सक्षम नहीं हुआ है। इसलिए फरवरी 2023 में गुजरात विधानसभा ने सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी को दंडित करने के लिए एक कानून भी पारित किया। अन्य राज्यों जैसे राजस्थान 2022, उत्तर प्रदेश 1998 में पारित अधिनियम, आंध्र प्रदेश 1997 में पारित अधिनियम में भी समान कानून है। लेकिन सख्त कानून के अभाव में प्रश्न पत्र लीक की घटनाएं थम नहीं रही हैं थी। ऐसे में अधिकतर राज्य चाहते हैं कि केंद्र सरकार ऐसा सख्त कानून बनाए ताकि सभी राज्य उसके दायरे में आएंगे और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को अंजाम देने वाले माफियाओं पर अंकुश लगे। राज्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों केंद्र सरकार भी एक सख्त कानून बना लेकर आई है। इस कानून में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी, डमी कैंडिडेट और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के लिए कई कड़े प्रावधान शामिल हैं। प्रश्न पत्र लीक मामले में अपराध साबित होने पर दोषी को 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना प्रावधान किया गया। वहीं डमी कैंडिडेट्स यानी दूसरों के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया। इसके अलावा यदि कोई संस्थान प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल पाया जाता है तो उससे परीक्षा का पूरा खर्च वसूल किया जाएगा और साथ ही उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। अगर राज्य सरकारें ईमानदारी से नकल माफिया के खिलाफ नकेल कसना चाहें तो उसके पास मजबूत कानूनी आधार है और जिसके जरिए वे इन पर नकेल कस सकते हैं। हालांकि शिक्षा मुख्य रूप से राजसूची का विषय है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए देश की मोदी सरकार ने आगे बढ़कर इस मामले में पहल की है तथा विधेयक प्रस्तुत
विधेयक पेश करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों के पास परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने या नकल करने जैसे अपराधों से निपटने के लिए कोई ठोस कानून नहीं है। इसलिए जरूरी है कि परीक्षाओं की प्रणाली की कमजोरी का लाभ उठाने वालों की पहचान की जाए और उनसे कठोरता से निपटा जाए। अच्छा, आप लोगों का क्या सोच है इस पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक गधे की वापसी खरी खरी तंज कसा जा रहा है। भाजपा की इसलिए आकांक्षा बिहार विजय। देखिए, चुनाव है तो चुनावी माहौल रहेगा। विकसित भारत का संकल्प, मोदी सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों की दिख रही भागीदारी। चलिए, ये भी देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं।